हेलो बच्चों, मेरी अंतिम अभिलाषा नामक पाठ के पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह जाना था कि पंडित जवाहरलाल की अंतिम इच्छा यह थी कि उनके मरने के बाद उनका दाह संस्कार कर दिया जाए और जो भस्म बचे उस भस्म को प्रयाग में भेज दिया जाए। वहाँ भेजने के बाद उसमें से एक मुट्ठी भस्म गंगा में प्रवाहित कर दी जाए और भस्म का कुछ भी भाग न तो बचाया जाए और ना ही कहीं सुरक्षित रखा जाए। आगे हमने यह भी जाना था कि नेहरू जी का विशेष ममत्व गंगा और यमुना नामक नदियों पर रहा है। आगे नेहरू जी बताते हैं कि गंगा पर लोगों की अपार श्रद्धा रही है, क्योंकि इससे भारत की जातीय स्मृतियाँ, उसकी आशाएं और आशंकाएं और उसकी जय पराजय के विजय की जुड़े हुए। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था। अब आगे के पाठ को हम आज पढ़ेंगे और नेहरू जी की और अभिलाषाओं के बारे में हम जानेंगे। आगे नेहरू जी कहते हैं कि वह मुझे हिमालय की उन तुषार मंडित चोटियों और गहरी उपत्यकाओं की याद दिलाती रही है जो मुझे सदा प्रिय रही है। वह मुझे नीचे के उर्वर और विस्तृत मैदानों की भी याद दिलाती रही है जहाँ मेरा जीवन ढला है और जो मेरे जीवन के कार्यक्षेत्र रहे हैं। प्रभात की किरणों में मुस्कुराती और नाचती हुई शाम की घिरती आई परछाइयों के साथ श्यामल, उदास और रहस्यमय बनी हुई शीत ऋतु में संकरी, मंद और ललित धरावली, वर्षा ऋतु में समुद्र का सा विस्तार तथा कुछ उसी किसी विनाश लीला की शक्ति के लिए भीषण गर्जना करती हुई गंगा मेरे लिए भारत के उस अतीत की प्रतीक और स्मृति रही जो वर्तमान तक चला आया है और भविष्य के महासागर की ओर बढ़ता जा रहा है। प्रस्तुत अवतरण में नेहरू जी कह रहे हैं गंगा को याद करते हुए कि वह गंगा उन्हें हिमालय की उन तुषार मंडित मतलब हिमालय की उन बर्फ से ढकी हुई चोटियों की और उसके नीचे की गहरी उपत्यकाओं, गहरी खाइयों की याद दिलाती रहती है जो कि नेहरू जी को हमेशा से प्रिय रहे हैं। वे हिमालय की वे तुषार मंडित मतलब बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ और उसके नीचे की गहरी भूमि उन्हें सदा से प्रिय रहे हैं जो गंगा उन्हें हमेशा याद दिलाती रही है। आगे वह कहते हैं कि वह मुझे नीचे के उर्वर का अर्थ होता है उपजाऊ। वे कह रहे हैं कि वह गंगा मुझे नीचे के हिमालय के नीचे जो उर्वर और विस्तृत मैदान है, जो उपजाऊ भूमि और फैले हुए मैदान है, उसकी भी याद दिला रही है। वहीं जहाँ मेरा जीवन ढला है, उनका जीवन उन्हीं उपजाऊ भूमि और विस्तृत मैदानों के बीच बीता है और वे विस्तृत मैदान, हिमालय की तुषार मंडित चोटियाँ और उपजाऊ भूमि उनके जीवन के कार्य क्षेत्र, उनके काम करने की जगह भी रहे हैं। आगे वह कह रहे हैं कि प्रभात की किरणों में मुस्कुराती और नाचती हुई वे गंगा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह गंगा सुबह की किरणें जब उस पर पड़ती हैं तो वह गंगा मुस्कुराती हुई और नाचती हुई सी दिखती है। शाम की घिरती आती परछाइयों के साथ श्यामल, जब शाम का समय होता है और शाम के समय जब धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगता है तो उस अंधेरे के हल्के रंग में वह सांवली सी, हल्की अंधेरे जैसी दिखाई पड़ती है और वह उस समय उदास और रहस्यमय सी लगती है। जब वे शाम के समय गंगा का रूप देखते हैं तो वे हल्की सांवली जैसी
और उदास और रहस्यमयी सी दिखाई देती है। वह गंगा शीत ऋतु में संकरी, संकरी मतलब बहुत ही पतली धारा, शीत ऋतु में गंगा की धारा पतली हो जाती है। वह मंद और ललित धारा बनी, उस समय वह धीमे धीमे और सुंदर उसकी लहरें उठती हुई दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ जब वर्षा ऋतु का समय आता है तो उस समय वह गंगा समुद्र का सा विस्तार कर लेती है, मतलब समुद्र के समान वह अपना रूप फैला लेती है तथा समुद्र की भांति ही उसी की तरह विनाश लीला की शक्ति लिए ऐसा लगता है जैसे वह भीषण गर्जना कर रही हो। वह जो गंगा है वह वर्षा ऋतु में समुद्र की भांति अपना रूप का विस्तार कर लेती है, अपना रूप फैला लेती है, बढ़ा लेती है और उससे निकलने वाली आवाज़ एक भीषण आवाज़ होती है, भयंकर आवाज़ करती है, जैसा उसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे वह विनाश लीला की शक्ति लिए हुए हो। वह गंगा मेरे लिए भारत के उस बीते हुए समय की प्रतीक और यादें रही है जो वर्तमान तक चला आया है। वे कह रहे हैं कि वो गंगा जो समय समय पर अपना रूप बदलती रही है, वह गंगा उस भारत के उस बीते हुए समय की पहचान और उसकी यादें लिए हुए है जो अभी वर्तमान समय तक चलता रहा है और भविष्य के महासागर की ओर भी बढ़ता जा रहा है। वह भविष्य रूपी जो महासागर है उसकी तरफ भी अपनी इन यादों और प्रतीकों को लिए हुए बढ़ता चला जा रहा है। आगे वे कहते हैं, यद्यपि मैंने अधिकांश पुरानी परंपराओं और रस्मों को छोड़ दिया है और मैं चाहता हूँ कि भारत उन बंधनों से अपने को मुक्त कर ले जो उसे जकड़े हुए हैं और आगे नहीं बढ़ने देते, जो लोगों में फूट डालते हैं और अधिकांश को दबाए रखते हैं तथा जो स्वतंत्र शारीरिक तथा आध्यात्मिक विकास में बाधा पहुंचाते हैं। यद्यपि मैं यह सब चाहता हूँ, तथापि मैं यह नहीं चाहता कि मैं भारत के अतीत के साथ अपना नाता तोड़ दूँ। यहाँ पर नेहरू जी भारत की परंपराओं और रस्मों के बारे में बातें करते हुए कहते हैं कि यद्यपि का अर्थ होता है जबकि मैंने अधिकांश मतलब अधिक से अधिक पुरानी परंपराओं और रस्मों को छोड़ दिया है। वे कह रहे हैं कि मैंने अधिक से अधिक उन पुरानी परंपराओं और रस्मों को त्याग दिया है और अब मैं चाहता हूँ कि भारत भी उन बंधनों से अपने को मुक्त कर ले, उन बंधनों से जो पुरानी परंपराओं और रस्में हैं, उन बंधनों से वो भारत अपने आप को मुक्त कर ले। जो पुरानी परंपराएं और रस्में उसे जकड़े हुए हैं, उस भारत को जकड़े हुए हैं और उसे आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो लोगों में फूट डालते हैं और अधिक से अधिक लोगों को दबाए रखते हैं। यहाँ वे उन रूढ़िवादी परंपराओं और रस्मों को त्यागने के बारे में बातें कर रहे हैं जो व्यक्ति का विकास नहीं होने देते हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते हैं, जो भारत में लोगों के बीच फूट डालते हैं, मतलब आपसी भेदभाव की भावना डालते हैं और वे जो उन लोगों की भावनाओं को दबाए रखने के लिए मजबूर करती हैं। वैसी परंपराओं और रस्मों को नेहरू जी चाहते हैं कि भारत भी त्याग दे, उनसे मुक्त हो जाए। वे परंपराएं और रस्में जो स्वतंत्र शारीरिक तथा आध्यात्मिक विकास में बाधा पहुंचाते हैं, ऐसी पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं और रस्में जो व्यक्ति के स्वतंत्र उसके शारीरिक विकास में तथा आध्यात्मिक विकास में, आध्यात्मिक जहाँ पूजा पाठ मन की शुद्धि की जाती है, उस विकास को करने में भी बाधा पहुँचाते हैं, रुकावट पहुँचाते हैं। वैसी पुरानी परंपराओं और रस्मों को भारत को छोड़ देना चाहिए, उनसे मुक्त हो जाना चाहिए।
जबकि वे कह रहे हैं कि जबकि मैं यह सब चाहता हूँ, नेहरू जी कह रहे हैं कि वे यह चाहते हैं कि भारत उन पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं और रस्मों से मुक्त हो जाए। फिर भी मैं नहीं चाहता कि मैं भारत के अतीत के साथ अपना नाता तोड़ूं। एक तरफ नेहरू जी कहना चाहते हैं कि उन पुरानी परंपराओं और रस्मों से भारत को अपने आप को मुक्त कर लेना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वे ये भी चाहते हैं कि भारत के अतीत के साथ उनका नाता हमेशा, उनका संबंध बना रहे, उस संबंध में कहीं से भी रुकावट नहीं आए, वो संबंध कभी भी टूटे नहीं। वे भारत के अतीत के साथ, भारत के बीते हुए समय के साथ, उसकी पहचान के साथ अपना रिश्ता जोड़े हुए रखना चाहते हैं, लेकिन वे ये भी चाहते हैं कि जो व्यक्ति के विकास में, उसके शारीरिक और आध्यात्मिक विकास में, उसकी भावनाओं को दबाने वाली जो परंपराएं, रस्में हैं, उन सबको भी त्याग कर देना चाहिए। आगे वे कहते हैं कि मुझे उस उत्तराधिकार पर गर्व है जो हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ वे उत्तराधिकार की बात कर रहे हैं। उत्तराधिकार मतलब सांस्कृतिक उत्तराधिकार। वे यहाँ जो उनकी प्राचीन संस्कृति का उन्हें उत्तराधिकार भारत में मिला है, उस पर उन्हें गर्व है। मैं इस बात को भी भली भांति समझता हूँ कि मैं भी औरों की तरह उस अटूट श्रृंखला की एक कड़ी हूँ जो स्मृति से परे भारत के अतीत में इतिहास के ऊषा काल तक चली आती है। वे कह रहे हैं कि मैं इस बात को भली भांति अच्छी प्रकार से समझता हूँ कि मैं भी औरों की तरह और लोगों की तरह उस अटूट, कभी ना टूटने वाली श्रृंखला मतलब कड़ी की एक पहचान हूँ, एक कड़ी हूँ, जो कभी न टूटने वाली जंजीर है, उसकी मैं एक कड़ी हूँ। वह जंजीर जो स्मृति के परे, जो स्मृति से भी मतलब यादों से भी हटकर भारत के अतीत में, जो भारत का बीता हुआ समय है, उसमें इतिहास का जब भी उषा काल होगा, जब भी इतिहास के बारे में बातें की जाएंगी, तो उसमें वो हमेशा साथ में जुड़ी रहेगी। उस संस्कृति के बारे में यहाँ ये बात कर रहे हैं जो भारत के इतिहास में सदैव उसके साथ रही है। उसी संस्कृति के बारे में, उसी संस्कृति की ये अपने आप को उत्तराधिकार मिलने पर गर्व कर रहे हैं और उसी संस्कृति की अटूट श्रृंखला की एक कड़ी बनकर रहना चाहते हैं। उस श्रृंखला को मैं कभी नहीं तोड़ना चाहूँगा क्योंकि मैं उसे बहुत बड़ी निधि मानता हूँ। कहते हैं कि जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है, जो हमारी प्राचीन परंपराएं, रस्में हैं, उस श्रृंखला को, वो जो एक जंजीर बनी हुई है, उसको मैं कभी भी तोड़ना नहीं चाहूँगा। उस संस्कृति को मैं कभी भी भारत से अलग नहीं करना चाहूँगा, उसे कभी भी मिटाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं उस संस्कृति को बहुत बड़ी निधि मानता हूँ, मैं अपनी बहुत बड़ी धरोहर मानता हूँ और उससे प्रेरणा ग्रहण करता हूँ और अपनी उस संस्कृति से ही बहुत ज़्यादा प्रेरणा ग्रहण करता हूँ, प्रेरणा लेता हूँ। अपनी इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए और भारत के सांस्कृतिक उत्तराधिकार के प्रति अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने की इच्छा से मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि मेरी भस्म में से मुट्ठी भर इलाहाबाद के पास गंगा में प्रवाहित कर दी जाए, जिससे कि वह उस महासागर तक पहुँच जाए जो भारत का पाद प्रक्षालन करता है। वे कहते हैं कि वे अपनी संस्कृति को हमेशा बनाए रखना चाहते हैं। वे अपनी इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए और भारत के अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए मतलब अपनी जो उनकी अंतिम इच्छा है, जिसमें वह चाहते हैं कि उनके भस्म को पूरे भारत में बिखेर दिया जाए, उस अभिलाषा को पूरा करने के लिए और भारत के सांस्कृतिक उत्तराधिकार के प्रति, जो भारत से उन्हें संस्कृति का उत्तराधिकार मिला है, जो
पुरानी परंपराओं और रस्मों को अपनाने का उत्तराधिकार उनको मिला है, उसके प्रति वे अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने की इच्छा से, उन सांस्कृतिक धरोहर के प्रति वे अपने अंतिम श्रद्धांजलि को अर्पित करना चाहते हैं। और इस इच्छा से वे यह प्रार्थना करते हैं कि मेरी भस्म में से, क्योंकि वो अपनी भारतीय संस्कृति से अलग नहीं होना चाहते और अंतिम अपनी इच्छा भी रखे हुए हैं कि उनके भस्म को पूरे भारत में फैला दिया जाए। तो ये दोनों इच्छाएं उनकी तभी पूरी हो सकती हैं जब उनके भस्म में से एक मुट्ठी भर इलाहाबाद के पास गंगा में प्रवाहित कर दी जाए, गंगा में बहा दी जाए। इलाहाबाद की गंगा में एक मुट्ठी भस्म को बहा दिया जाए, जिससे वह गंगा बहते बहते उस महासागर तक पहुंच जाए जो भारत का पाद प्रक्षालन, भारत के पैरों को धोता है। पाद मतलब पैर और प्रक्षालन मतलब धोना, भारत के पैरों को धोता है। वह महासागर हिंद महासागर है। तो यहाँ नेहरू जी कहना चाहते हैं, क्योंकि मैं भारत में हमेशा एक हो जाना चाहता हूँ और भारतीय संस्कृति से भी अपना नाता नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए उस संस्कृति के प्रति मैं अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह चाहता हूँ कि मेरे भस्म से एक मुट्ठी भस्म इलाहाबाद के पास गंगा में प्रवाहित कर दी जाए, जिससे वह उस हिंद महासागर में मिल जाए जो भारत के पैरों को धोता है। आगे वे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी भस्म का शेष भाग विमान द्वारा ऊपर से उन खेतों में बिखेर दिया जाए जहाँ भारत के किसान कड़ी मेहनत करते हैं, ताकि वह भस्म भारत की धूल और मिट्टी में मिलकर भारत का ही अभिन्न अंग बन जाए। आगे वे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो बचा हुआ भस्म है उस भस्म को विमान द्वारा ऊपर से उन खेतों में बिखेर दिया जाए, भारत के उन खेतों में बिखेर दिया जाए जहाँ भारत के किसान दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। वह इसलिए ताकि ऐसा करने से वह भस्म भारत की धूल और मिट्टी में मिलकर भारत का ही एक अभिन्न अंग बन जाए, उससे कभी भी अलग ना हो पाए। और इस प्रकार से नेहरू जी अपनी अंतिम इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं। इस प्रकार से आज के पाठ में हमने यह देखा कि हिमालय की चोटियाँ बर्फ से ढकी हुई रहती हैं, वे तुषार मंडित रहती हैं और लेखक ने पुरानी परंपराओं और रस्मों को त्याग दिया है। लेखक को अपने सांस्कृतिक उत्तराधिकार पर गर्व है और साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि लेखक भारत को उन बंधनों से मुक्त करना चाहता है जो उसे जकड़े हुए हैं और आगे नहीं बढ़ने देते, जो लोगों में फूट डालते हैं और अधिकांश को दबाए रहते हैं, तथा जो स्वतंत्र शारीरिक तथा आध्यात्मिक विकास में बाधा पहुंचाते हैं। आगे ये भी हमने जाना कि भारत के पांव हिंद महासागर धोता है। लेखक अंत में अपने मरने के बाद अपनी भस्म को खेतों में बिखेर देना चाहते हैं ताकि वह और भारत एक हो जाए। इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलते हैं।